10 ऐसे WWE सुपरस्टार जो कि अपने करियर में एक समय बहुत बड़े जॉबर्स थे लेकिन उसके बाद वो मेन इवेंट स्टार WWE सुपरस्टार जो कि अपने करियर में एक समय बहुत बड़े जॉबर्स थे लेकिन उसके बाद वो मेन इवेंट स्टार्स बन गए। कौन है ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE में बहुत समय हम देखते हैं कि अलग अलग जॉबर्स आते रहते हैं। कुछ रेसलर्स ऐसे होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, वो हमें रॉ और स्मैकडाउन में मैचेस में दिखाई देते हैं, जिनको फटाफट जो है लॉस मिल जाता है। अब मुझे पता है कि ऐसी अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग गया तो 50 से भी ज्यादा सुपरस्टार्स होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अपने बेस्ट 10 नेम्स कंपाइल करे हैं। अगर आपको लगता है और भी एडिशंस इसमें होनी चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। नंबर 1 पे जो नाम आता है वो है ड्रू मैकिंटायर का। अब शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी लेकिन ड्रू मैकिंटायर वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ जॉबर। उनका यूके के इंडीज में इतना कमाल का करियर रहा था कि उसके बाद जब वो यूएस आए, विंस मैकमैन ने उनको साइन करा तो उनको पता था कि इस बंदे में कुछ स्पेशल है और इस वजह से विंस मैकमैन ने उनको दी चोजन वन बोला था। लेकिन कुछ समय बाद उनके अंदर पोटेंशियल ना दिखने की वजह से उनको 3 मैन बैंड यानी कि 3MB के अंदर डाल दिया गया था। एक ऐसा स्टेबल जिसको कभी भी कुछ एलीट लेवल का नहीं समझा जाता था, हमेशा वो जॉबर्स की तरह ही एक्ट करते थे, बहुत ही बड़े नूब्स लगते थे वो पूरे मेन रोस्टर के ऊपर। और फाइनली जब ये चीज काम नहीं कर रही थी तो मैकिंटायर को रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद ये बात मैकिंटायर ने रियलाइज करी कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी अभी बाकी है इससे पहले कि वो एक मेन लेवल के सुपरस्टार बन सकें। इसकी वजह से उन्होंने WWE से दूर अपने लिए एक नाम बनाया ड्रू गैलोवे के नाम से और वापस आए वो WWE के अंदर। हम जानते हैं कि रेसलमेनिया 36 में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया एंड नाउ ही इज द करंट WWE चैंपियन। नंबर 2 की मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट हर लिस्ट में जो है मैकिंटायर के साथ नाम जुड़ जाता है जिंदर महल का, क्योंकि वो भी एक पार्ट थे 3 मैन बैंड का। और प्रॉब्लली मैं कहना चाहता हूं कि उस पूरे ग्रुप में सबसे लीस्ट नोन जो मेंबर था वो जिंदर महल था, क्योंकि लोग उस समय पे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर ये बंदा है कौन और इस बंदे की आखिर इस मेन रोस्टर पे वैल्यू क्या है। तो मैकिंटायर के साथ साथ जिंदर महल को भी WWE से रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है कि जिंदर ने सोचा होगा कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, मुझे पहले खुद इंडिविजुअली इंप्रूव होना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये चीज उनके दिमाग में बिल्कुल सेट थी और हम जानते हैं और हम देख भी सकते हैं किस तरीके से उन्होंने स्पेशली अपनी शेप के ऊपर काम करा है। रेसलिंग स्किल्स के बारे में मैं कुछ खास नहीं बोल सकता, लेकिन जिंदर महल डेफिनेटली एक ऐसी लुक लेके WWE में वापस आए थे कि विंस मैकमैन उनको देख के कहते हैं कि हाँ इस बंदे को हम चैंपियन बना सकते हैं। और इसकी वजह से बैकलैश 2017 में उन्होंने शॉकिंगली जो है वो WWE चैंपियनशिप जीत ली थी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंदर महल की जो टाइटल रेन है वो उतनी अच्छी नहीं थी और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। मुझे पता है कि वो रेन वन ऑफ द वर्स्ट मानी जाती है पूरी हिस्ट्री के अंदर, लेकिन तब भी जिंदर महल का कुछ ना कुछ हार्डवर्क एफर्ट था उस चीज के पीछे कि वो इतने बेकार जॉबर के बावजूद जब वापस आए WWE में तो वो एक चैंपियन बन पाए। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द रेटेड आर सुपरस्टार एज का। अब आप लोग शायद इस बात को सुन के शॉक होंगे कि भाई एज भी कभी एक जॉबर की तरह काम करते थे, तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये WWE में नहीं बल्कि WCW में था। जब एज अपने रिंग नेम डेमन स्ट्राइकर के नाम से लड़ा करते थे वहां पे इनको टोटली एज ए जॉबर ट्रीट करा जाता था, कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी और बेयरली कभी जो है इस गिमिक के अंडर वो कोई मैचेस जीते होंगे। लेकिन जब WWF ने उनको एटीट्यूड एरा के टाइम पे साइन करा तो उस समय एज को जो है क्राउड ने देखकर बिल्कुल एक अलग रिस्पांस दिया। उनको लग रहा था कि इस बंदे में हाँ हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है। वो अपना ट्रेंच कोट पहन के आते थे एंट्रेंसेस में, जो कि एक अलग ही फील देता था क्राउड को और अब वो एक लेजेंडरी आइकॉनिक गियर बन चुका है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो वहां से एज ने ज्वाइन करा द ब्रूड को, जो कि एक फैक्शन था क्रिश्चियन और गैंग्रेल के साथ, और इसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई और उसके बाद जो है गाइस बेसिकली एज के करियर का ग्राफ ऊपर ही चलता गया और उसके बाद एज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्स वो बन चुके हैं WWE हिस्ट्री में। मल्टीपल टाइम WWE चैंपियन, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मनी इन द बैंक विनर, टैग टीम चैंपियनशिप, हर एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है यहाँ पे वो एज ने करी है WWE में एंड डेफिनेटली ही हैज अ ग्लोरियस करियर। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है डॉल्फ जिगलर का। अब शायद आप लोग बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स रिमेंबर कर पाएंगे जब डॉल्फ जिगलर को हमने एज अ जॉबर देखा है, लेकिन गाइस एक समय ऐसा था जब वो चावो गरेरो जूनियर को अकंपनी करते थे। चावो गरेरो का बेसिकली यहाँ पे गिमिक था कि एक गोल्फर है वो, उनका नाम उस समय चावो गरेरो नहीं था बल्कि था केविन वाइट, और यहाँ पे गाइस डॉल्फ जिगलर उनके कैडी की तरह एक्ट करते थे। अगर आपने गोल्फ देखी हो तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल गोल्फर होता है उसके साथ हमेशा एक बंदा घूमता रहता है जो उसका बैग उठाता है जिसके अंदर सारी गोल्फ स्टिक्स होती हैं, तो वो रोल
रोल यहाँ पे डॉल्फ जिगलर का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बकवास रोल यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को दिया गया था। और ये ही नहीं, वो पार्ट थे एक फैक्शन के जिसका नाम था द स्पिरिट स्क्वाड, और वो एक ऐसी फैक्शन थी कि वो अपीयर इसलिए होते थे मेन रोस्टर पे ताकि डी जनरेशन एक्स उनको ह्यूमिलिएट कर सके। तो बहुत कम टाइम तक वो मेन रोस्टर पे थे और उनको फाइनली फिर वापस डेवलपमेंटल के अंदर भेज दिया गया था। तो डॉल्फ जिगलर की जो करियर की शुरुआत थी बिल्कुल डगमगा रही थी, उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कुछ मेरा होने वाला है। लेकिन जो एक चीज उनके पूरे करियर के टाइम पे कांस्टेंट रही है वो है उनकी लॉयल्टी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, और दूसरी चीज उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन, जो कि उन्होंने कभी छोड़ी नहीं है। जो भी उनको चीज दी जाती है उसमें वो बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि बस ये बोलते रहते हैं कि भाई मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। तो जो इनका करियर का पीक था मेरे हिसाब से गाइस, वो था जब उन्होंने कैश इन करा अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है, जो कि मुझे भी याद आती है पुरानी मंडे नाइट रॉ की, जब नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में उन्होंने एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर कैश इन करा था और वो बन गए थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो कमाल की स्टोरी थी डॉल्फ जिगलर की। लेकिन दुख की बात यह है कि उस चीज के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार फिर से डॉल्फ को वही मौका नहीं दिया है। वो बहुत बार अच्छी स्टोरी लाइंस के पार्ट रहते हैं, लेकिन उस मेन इवेंट पुश का जो उनको इंतजार रहता है वो कभी आता नहीं है, और इस चीज से मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात है वो इतनी पसंद नहीं है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो वो है जॉन मॉरिसन का, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने टफ इनफ के रियलिटी शो में एज ए लूजर शुरुआत की थी। उसके बाद वो एरिक बिशॉफ का असिस्टेंट बना था विद द नेम जॉनी नाइट्रो, और ऐसा लगता नहीं था कि कभी भी इसको कुछ दिया जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और अपने इतने अनसर्टेन करियर की स्टार्टिंग के बाद गाइस फाइनली जॉन मॉरिसन को पहली जो अचीवमेंट मिली थी वो थी ईसीडब्ल्यू में। जब वो पॉपुलर होना स्टार्ट हुए वहां पे वो ईसीडब्ल्यू चैंपियनशिप जीते, उसके बाद वो कुछ मिड कार्ड टाइटल्स जीते इंक्लूडिंग टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जॉन मॉरिसन को ये बात रियलाइज हुई कि यहाँ पे मैं हमेशा मिड कार्ड में फंसा रह जाऊंगा, अगर मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो वो इस कंपनी में फिलहाल नहीं हो सकता। तो वो कंपनी छोड़कर गए, उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद वो टीएनए और लूचा अंडरग्राउंड जैसी कंपनीज में जाके वहां पे टॉप चैंपियन यानी कि वर्ल्ड टाइटल भी जीते। और उसके बाद अब वो फाइनली आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिलहाल तो उनको टैग टीम के अंदर ही रखा गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उनको एक सिंगल्स रन भी दिया जाएगा और शायद उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर से बनेंगे। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स का। अब आप लोग सोच रहे होंगे एजे स्टाइल्स तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स हैं, लेकिन ये कब जॉबर थे? तो ये भी बात है WCW की, जब एजे स्टाइल्स को इंडीज से लेकर आया गया था और उनको एक टैग टीम में डाला गया था जिसका नाम था एयर रेड। और ये एक ऐसी टैग टीम थी गाइस जो कि कभी जीतती ही नहीं थी, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा बार हारे होंगे उस टैग टीम के अंडर। और WCW जब फाइनली विंस मैकमैन ने परचेज करी थी तो एजे स्टाइल्स ने 1 या 2 अपीयरेंसेस करी थी WWE में एज ए जॉबर, और अपनी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से वो यहाँ पे WWE छोड़कर चले गए थे और उन्होंने TNA को ज्वाइन कर लिया था। और आज हम 2020 में बात को वापस जाके देखें तो हमें दिखता है कि एजे स्टाइल्स इज द सुपरस्टार हु हैज वन द मोस्ट टाइटल्स देन एनी अदर सुपरस्टार इन टोटल नॉन स्टॉप एक्शन। जहां पे वो एक्स डिवीजन टाइटल जीते, वो वहां के वर्ल्ड चैंपियन बने, और क्या क्या उन्होंने वहां पर नहीं करा। और उसके बाद 2016 में वापस आए WWE के अंदर, वहां पे भी WWE चैंपियनशिप जीते। और अब हम एजे स्टाइल्स को कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन रिंग, आउटसाइड द रिंग और ऑन द माइक, हर चीज एजे स्टाइल्स की परफेक्ट है, और इसीलिए इस समय वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है नाम इस बार रॉब वैन डैम का। अब ECW में आने से पहले जहां पे हम जानते हैं कि रॉब वैन डैम काफी पॉपुलर थे, वो भी WCW में थे, और 1992 से 1993 के टाइम पे वो रॉबी वी नाम से लड़ते थे ऑन सैटरडे नाइट टेलीविजन। यहाँ पे उनके पास बहुत अच्छा मूव सेट था, अपनी एज के हिसाब से काफी अच्छा इन रिंग टैलेंट था, लेकिन उनको कभी वो मौका ही नहीं मिला जो उनको एक्चुअली में वो डिजर्व करते थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर मैच वो हारे, लेकिन फाइनली जब वो ECW में आए गाइस आगे 90s में जाके, तो वो लॉन्ग रनिंग टीवी चैंपियन रहे यहाँ पे। और उसके बाद वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ECW स्टार्स माने जाते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने जॉन सीना यानी कि एक WWE सुपरस्टार को हराया फॉर द WWE चैंपियनशिप, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है जेफ हार्डी का। अब जेफ हार्डी इससे पहले कि वो मैट हार्डी के साथ कंबाइन हुए और आगे जाके इतने कमाल के सुपरस्टार बने, 1994 से 1997 का टाइम था जब जेफ हार्डी को एज ए सिंगल्स जॉबर यूज करा गया पूरे 3 साल तक इन WWE। इस समय पे जेफ हार्डी जो है उन्होंने WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया हुआ था, वो एक एनहांसमेंट सुपरस्टार थे, यानी कि जब भी वो अपीयर होते थे उनको उसके लिए थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते थे। तो ये जो उनके टीनेज के साल थे वो बहुत खराब रहे थे। उन्होंने जब अपना टेलीविजन डेब्यू करा था तो वो रेजर रमोन से हारे थे अपने मैच में। और गाइस फाइनली जब उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उनको मैट हार्डी के साथ अलाइन करा गया, और अब हम जानते हैं कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं द हार्डी बॉयज। और उसके बाद वो एक
ऐसे सिंगल्स कंपेटिटर बने जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको इतने ज़्यादा पसंद आते थे कि ऑटोमेटिकली उनको चीयर मिलती थी। और इतने कमाल के बेबी फेस जेफ हार्डी रह चुके हैं अपने करियर के अंदर कि उन्होंने WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीती हुई है। TNA के अंदर जाके उन्होंने कमाल की अपनी हील टर्न करी और कमाल की वो फेस वहां पर भी रहे और वहां पर भी वो वर्ल्ड चैंपियन रहे। तो जेफ हार्डी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम और डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं मेन इवेंट पुश। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि एक समय उनकी भी शुरुआत एज ए जॉबर हुई थी। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है मिक फोली का, एक ऐसा सुपरस्टार जो कि हमारे टाइम से तो बहुत पहले का है। और मैं यहाँ पे 1983 की बात कर रहा हूँ जब वो लड़ा करते थे WWE में इन द नेम जैक फोली। तो यहाँ पे गाइस 8 साल बाद हम चले जाते हैं WCW में सीधा, जहाँ पे उन्होंने कैक्टस जैक के फॉर्म में जो डेब्यू करा। सब लोगों को लग रहा था कि ये एक बंदा हार्डकोर ब्रॉलर होने वाला है जो कि बहुत सारे मैचेस जीतेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और मिक फोली को जो है ज्यादा मौका दिया ही नहीं गया WCW के अंदर एज कैक्टस जैक। लेकिन जब वो WWF के अंदर आए तो उन्होंने कैक्टस जैक के अलावा अपने और भी 1-2 गिमिक निकाले जो कि था मैनकाइंड और डूड लव। तो 3-4 गिमिक एक ही सुपरस्टार के चीज WWE को बहुत इंप्रेस कर गई और WWF के अंदर गाइस वो 3 टाइम मेन चैंपियन रह चुके हैं, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन, 1 टाइम हार्डकोर चैंपियन और 8 बार वो टैग टीम टाइटल्स जीत चुके हैं। तो डेफिनेटली जो चीज WWF ने यहाँ पे देखी थी मिक फोली के अंदर वो WCW रियलाइज नहीं कर पाई और प्रोबेबली जब वो WWF में आए थे तो उन्होंने अपने क्रिएटिव को भी और ज़्यादा सुधारा था, अपने कैरेक्टर्स को और ज़्यादा सुधारा था जो कि लोगों को पसंद आया। और फिर फाइनली गाइस जो इस लिस्ट में नाम आता है नंबर 10 पे वो है ट्रिपल एच का। अब जबकि आज हम लोग ट्रिपल एच को द गेम के नाम से जानते हैं, इनका करियर भी कुछ खास स्टार्ट हुआ नहीं था गाइस। 1994 में WCW की बात है जब ट्रिपल एच का नाम हुआ करता था टेरा राइजिंग और उसके बाद उनका नाम था जीन पॉल लिवेक। 2 ऐसे गिमिक जो कि बिल्कुल ही बकवास फ्लॉप थे और ये लॉर्ड स्टीवन रीगल यानी कि विलियम रीगल के साथ जो है आते थे बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट के साथ और इनका बिल्कुल ब्रिटिश गिमिक था जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेक लगता था ट्रिपल एच के ऊपर। लेकिन इतने सारे मैचेस हारने के बाद और पुश ना मिलने के बाद फाइनली ट्रिपल एच ने सोचा कि मुझे WCW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना और मुझे चले जाना है WWE में। और जब वो वहां पर गए गाइस तो उन्होंने मैनकाइंड को हराया इन 1999 टू कैप्चर इज फर्स्ट WWE चैंपियनशिप और साल 2016 में वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे बाय विनिंग द रॉयल रंबल। तो ये गाइस कितनी कमाल की स्टोरी है कि एक बंदा किस समय पे एक इतना बड़ा जॉबर रहता है उसको यूटिलाइज नहीं करा जाता और फिर उसकी मेहनत इतनी बढ़िया रहती है कि वो एक समय पे जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतता है और अब हम इन सुपरस्टार्स को एज लेजेंड्स जानते हैं। तो ये कमाल की बात है और ये मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो बनाने का, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये सुपरस्टार्स की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो इतनी नीचे से होती है और कुछ सालों बाद कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आजकल के जो नए सुपरस्टार्स हैं तभी हम कहते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, तभी कुछ समय बाद जाके वो भी बड़े स्टार्स बनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अगर आपको कोई नेम इसमें ऐड करना है तो वो भी आप कॉमेंट्स में करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।